ऑनलाइन स्टूडेंट्स करवा दें। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा मेरी आवाज आ रही है? जी क्लास टाइम पे प्लीज ज्वाइन किया करें। हमारे क्लास का स्टार्ट ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से होता है। ये सारी क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए था, रिवाइज करने, कोई क्वेश्चन पढ़ने की हद तक कोई इशू। आखिरी पैराग्राफ की कुछ समझ आ गई थी क्या क्या गिवन है? बाकी डेफिनेटली इसमें फिगर्स जो सॉल्व करनी वो करते हैं अभी। तो आपने वो वाला लेक्चर सुन लिया जो उस दिन क्या बोला था अभी? क्या उसमें मसला था? नहीं मतलब समझ आ गई थी? जी फिर क्वेश्चन शुरू करें सर, सॉल्व करना शुरू करें सर। रेडी है सर? क्या बनाना है? शुरू करें, शुरू करें। रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, for the year ended 31st December 2001। इस रिक्वायरमेंट में कंपैरेटिव नहीं है, यह है स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताइएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताइएगा सर। 4,97,000 में कोई मसला तो नहीं है? तो किसने कहा है फुरकान साहब के मसला नहीं है? तो वर्किंग नंबर 1 शुरू हो गई। तो सबसे पहले काम ही क्या करना पड़ना, जो गिवन प्रॉफिट है उसमें 4 एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो वो एडजस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो मतलब इसका क्या हुआ कि अगर प्रॉफिट ही ठीक नहीं है तो आप सबसे पहले प्रॉफिट ही ठीक करेंगे, बाकी बहस बात है। अब इसके नीचे आपने क्या क्या लिखना है आपको पता है? टैक्स लिखना है, करंट टैक्स लिखना है, डेफर्ड टैक्स लिखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है, जगह छोड़े 5-6 लाइन। तो सबसे पहला काम क्या शुरू हो गया? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पूरी कोशिश करेगा कि कंसंट्रेशन लैप्स ना हो, ये कहानी आज बिल्कुल लॉजिकली खत्म हो सकती है। जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 4,97,000। The online students की participation is highly required as well as necessary. 4,97,000 okay sir? ये डियर 4 एडजस्टमेंट चाहिए आपके रजिस्टर में। रजिस्टर में कहीं वर्किंग में आपने लिखी तो जाए उसमें और अकाउंटेंट बन के वो एंट्रीज पढ़ना शुरू करें। पहली एंट्री बोलो, मेरी वर्ड सुने। अदर इनकम डेबिट होने से प्रॉफिट पे फर्क पड़ता क्या? 5,000 कम हो जाए, बात पूरी कर लेने। और अन एंड रेंटल इनकम क्रेडिट होने से
प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटी पे पड़ता है, तो उसकी बहस नहीं। लिखे जरा चेक कर दीजिएगा, अगर एसी चलवाने पड़े, मेरे को कल जरूरत नहीं है ऐसी बात में, पसीना सा हल्का सा आया फिर वो चला, लेकिन बारह जहाँ जरूरत पड़े वो जिसके सामने चलाएंगे उस तरफ पहुंच जाना इसमें, मेरा ख्याल है कंफर्टेबल है। बस ऐसे हवा लग रही है नहीं लग रही इसी चक्कर में हवा लग रहा है, ये वाला चलवा देंगे, ये चला देंगे। ये डियर सेकंड एंट्री, अच्छा मेरे सामने वाला तो ना ही चलाए, बूढ़ा हो गया मैं, तो वो जवानों के सामने चला दें, ये नहीं पीछे वाला, नहीं ये वाला बंद कर दें, पीछे वाला नौजवानों के दरमियान में चला दें। ये सेकंड एंट्री से, सेकंड एंट्री बोल रहे प्रीपेड रेट डेबिट होने से, हम ऐसे कोशिश करेंगे डायरेक्टली ना कम से कम सामने, लेकिन आपको चला दूंगा। प्रीपेड रेट्स डेबिट होने से क्या फर्क पड़ता है? एसेट बढ़ता है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट होने से, सोच ले, अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट होने से, वैसे और भी बहुत से तरीके अपनी जिंदगी में सुने होंगे, प्रॉफिट एक क्रेडिट फिगर होती है, क्रेडिट होकर बढ़ेगी, डेबिट होकर कम होगी, जिस तरह भी सोचना सोचिए। पैरेलल एक्सपेंसेस क्रेडिट होने से एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये ठीक है सलमान साहब? थर्ड एंट्री बोल रहे हैं नहीं, अब आपने रजिस्टर से देख के बोलनी है, वो तो कर चुके हैं करना, अपनी वर्किंग में हमने एंट्रीज लिखी हुई है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट होने से खर्चा बढ़ जाएगा 10,000, पेबल क्रेडिट होने से लाइबिलिटी बढ़ेगी। जी फोर्थ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लिख लें, सोच लें, फाइनल कर दें। एडवर्टाइजमेंट से प्रॉफिट कम होगा, इंटरेस्ट इनकम से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ये ओके बेटा प्लीज, फाइनली एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। इसके बाद भी जो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, फर्दर अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें हमें पता चला था कि कोई ऐसी एंट्री नहीं है जिससे हमारे प्रॉफिट पे फर्क पड़े। ठीक, बाकी डेफिनेटली वो करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स में वर्किंग है उसकी, वो भी सोचते हैं फर्दर। एनी कंफ्यूजन सर? आ जाए, लिखने पहली फिगर 5,08,000। जी सर, हुक्म करें, डिविडेंड डेबिट होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है सर? और जो डिविडेंड इनकम है वो ऑलरेडी अदर इनकम है, ये चले आगे। देन सर एक टैक्स बनाते रहे, नेक्स्ट हमें टैक्स चाहिए, और टैक्स में पहला कौन सा कंपोनेंट चाहिए? करंट टैक्स का। करंट टैक्स के लिए वर्किंग नंबर 2 में आ जाए। करवाने की काइंडली ख्वाहिश रखिएगा, सोचते जाए, ढूंढते जाए, करते जाए। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा वाला? सही वाला।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है? अब पूरा क्वेश्चन मेरे साथ, कल हमने जब पढ़ा क्वेश्चन हमने शायद टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा भी नहीं है। अब पॉइंट वाइज चलते रहे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स और टैक्स ट्रीटमेंट ज़हन में लाते जाएं और गेम को आगे बढ़ाते रहे। पॉइंट नंबर 1 पढ़े, इसमें सर जी लिखा हुआ रेंट रिसीव इन एडवांस इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम। शायद ये हम मसला हल कर चुके हैं। तो अब ये शायद हुआ था, क्या हमने अकाउंटिंग में इसे अपनी इनकम में से निकाल दिए, अपने प्रॉफिट में से इस इनकम को निकाल दिया हुआ है? देख रहे दोबारा तसल्ली से देख रहे। अब ये जो पॉइंट्स 4 आएंगे ये हम शायद इस तरह हमें कहना चाहिए कि ये हम कर चुके हैं। तो अब ये मिस्टेक्स की करेक्शन नहीं हमने करनी, मिस्टेक्स की करेक्शन हो चुकी है। अब करेक्शन के बाद हमने करंट टैक्स की वर्किंग करनी। मसलन मेरे वर्ड्स, पॉइंट नंबर 1, क्या अब हमने इसे लायबिलिटी बना लिया होगा? सर जी बना लिया हुआ सर। अब ब्रैकेट पढ़े और मीनिंग बता दें, टैक्सेबल इन 2001, और हम भी 2001 में ही। क्या हमारी लाइब्रेरी है? और सर जी हमारी लाइब्रेरी है। अब ये ब्रेन से निकालना पड़ना है हमें कि वो इनकम थी, अब नहीं है, तो जो मिस्टेक थी वो हमने ठीक कर दी हुई है। क्या फाइनली हमने बना ली है लाइब्रेरी? और क्या टैक्स वाले लेना चाहते हैं लाइब्रेरी पे टैक्स? पढ़े ना पढ़े, क्या वो इसी साल इसे टैक्सेबल करना चाहते हैं? तो टैक्सेबल किस चीज को किया जाता है? इनकम्स को, कैश मनी से। और डिडक्टेबल किसको किया जाता है? एक्सपेंसेस को। तो क्या हमारी ये लाइब्रेरी है? क्या हमारी ये लाइब्रेरी है, लेकिन क्या टैक्स वाले इसे इसी साल इनकम समझ रहे हैं? कैसे पता चला मुझे? नहीं मुझे कैसे पता चला ये कि वो इनकम समझ रहे हैं? मुझे कैसे पता? ब्रैकेट पढ़ के टैक्सेबल, ब्रैकेट से बाहर है, क्या कैश आ गया? ब्रैकेट से बाहर है सर जी, क्या कैश आ गया सर? रिसीव्ड सर जी, हमारे लिए इन एडवांस है, देर पर लाइब्रेरी है। लेकिन अब इस रिसीव को ज़हन में रखते हुए ब्रैकेट के अंदर है, क्या वो इस रिसीव्ड को टैक्सेबल बनाना चाह रहे हैं? क्या टैक्स ट्रीटमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन फॉलो द क्वेश्चन। कैसे? क्या ये हमारी लाइब्रेरी है? और सर जी है। क्या टैक्स वालों की भी लाइब्रेरी है? क्या टैक्स वाले इनकम बनाना चाहते हैं? तो लफ्ज कंफ्यूज नहीं कर सकते अब हम। टैक्सेबल वर्ड किसके लिए है और डिडक्टेबल क्या चीजें होती हैं? 508000 गौर से देखें अकाउंटेंट बनके, क्या आपको इस 5,08,000 के अंदर ये 5,000 रुपया नजर आता है? आता था, निकालना पड़ना है जहन से। वो आता था, वो हमने ठीक कर लिया हुआ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हमारे एंगल से 5,000 इनकम है? हमारे एंगल से ये इनकम नहीं है, लेकिन क्या टैक्स के एंगल से इनकम है? क्या कुछ करना होगा? क्या करना होगा? इस रेंट रिसीव्ड एडवांस को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम बनाना होगा। क्या करो, प्लस करो माइनस करो? क्यों ऐड करूं यार? अजीब लोग हैं आप, पहले लेस करवाया है, अब ऐड करवा रहे हैं। लेकिन आप अजीब नहीं है, आप सही लोग हैं, आप सही लोग हैं। ये मैं अजीब सा आदमी हूं। पहले आपने इसलिए मुझे सही लेस करवाया क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे थे। अब आप मुझे क्यों ऐड करवा रहे हैं? क्योंकि आप करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं। आपको ये अजीब नहीं है, ये मेरा सवाल अजीब है, लेकिन क्योंकि ये सवाल मेरे से हो जाना था इसलिए मैंने सोचा मैं ही पहले अजीब बन जाता हूँ। पहले लेस क्यों किया भाईजान? अब ऐड क्यों किया है? क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है यहाँ? आपको पता है करंट टैक्स में एडलेस तभी होता है अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस हो। पता है? तो हमारी लाइब्रेरी है, हमारे लिए कैश लाइब्रेरी है, फिलहाल ये कैश हमारे लिए लाइब्रेरी है, और टैक्स वालों ने इस कैश को इनकम बनाने की ख्वाहिश की है 2001। डन? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट पढ़ो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं खासतौर पर कंफ्यूजन एनी कंफ्यूजन मींस आपसे, ये हजरात तो मेरे सामने बैठे हैं, कुछ लोग बता सकते हैं आपकी खामोशी मींस कहीं, ये खामोशी का मतलब वही ना ना। नंबर 2 सर,
वंस अगेन ब्रैकेट से पहले जो हम कर चुके हैं वो जहन में फाइनल करना, क्या हमने इन रेट्स को एसेट बना लिया हुआ है, क्या हमारे लिए रेट्स फिलहाल एसेट है। अब ब्रैकेट पढ़ा, क्या वो इसी साल 2001 में ही डिडक्टेबल बनाना चाहते हैं, क्या हमारा एसेट है, क्या हमारा एसेट है, क्या हमारा एसेट है। लेकिन क्या वो हमारे इस एसेट को अपना एक्सपेंस समझना चाहते हैं। हमारा कब का एक्सपेंस है, अगले साल 2002 का हमारा एसेट है, वो एक्सपेंस बनाना चाहते हैं। अच्छा इस लाइन को अगर दोबारा पढ़ के बताएं, पैसे चले गए, कहाँ चले गए, हम ही चले गए, प्रीपेड चले गए, पैसे चले गए, लेकिन हमें इसको एसेट बनाना है अकाउंटिंग में, लेकिन टैक्स वालों की ख्वाहिश है ब्रैकेट में कैसे डिडक्टेबल बनाया जाए। 5,08,000 को दोबारा एक अकाउंटेंट बन के घूरे, क्या इसके अंदर आपको ये 6,000 रुपए का एसेट नजर आता है? इसके अंदर एसेट नजर आता है क्या? इस 5,08,000 के अंदर 6,000 का एसेट नजर आ सकता है? हाँ पहले आ रहा था, वो गलत था, वो हमने ठीक कर दिया, तो अब एसेट नहीं नजर आ रहा, लेकिन क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस आना चाहिए? आ रहा था भाई, पहले आ रहा था ना पढ़ने की बजाय हम देख लेते हैं ये हमने 6,000 ऐड क्यों की। तो एसेट एक्सपेंसेस में तो सभी एसेट इस प्रॉफिट में आ रहा था, गलती से ठीक होगी। 4,97,000 रुपए में ये एसेट आ रहा था एक्सपेंस बन के, एसेट एक्सपेंस बन के आना था, इस प्रॉफिट में एसेट आ रहा था, हमारे इस प्रॉफिट में गलती से ठीक हो रहा है मेरे ख्याल, हमारे इस प्रॉफिट में ये 6,000 एसेट आ रहा था खर्चा बन के, हालांकि वो एसेट था, सही पढ़ के थे, एसेट आ रहा था, ये एसेट एक्सपेंस में आ रहा था, एक्सपेंस डेबिट कैश पे एसेट आ रहा था। सर आपने वही कहा होगा, मैं यकीन माने मैंने भी वही कह दिया ना, हम दोनों सेम कह दिया, हमारा डिफरेंस खत्म हो गया, एक टेम्परेरी डिफरेंस था होपफुली जो खत्म हो गया। नहीं अब इसमें बहस की जरूरत नहीं, आप जो कह रहे हैं मैंने भी बड़ी कोशिश की है, मैं वही कह रहा हूँ, ये एसेट आ रहा था, हमने देयरफॉर इसे बाहर निकाल दी, एसेट का बाहर प्रॉफिट में क्या काम, लेकिन टैक्स वाले क्या कहना चाहते हैं इसे, वो इसे अभी भी एक्सपेंस मानने को तैयार है। ओके क्या करें, क्या करें सर जी, ऐड करें लेस करें, एनी कंफ्यूजन? क्या मैं दोनों पॉइंट्स के एंगल से ये कह सकता हूँ, ठीक, क्या मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों के एंगल से ये कह सकता हूँ कि टैक्स वालों ने फुल कंसंट्रेशन, एक एक बात कंसंट्रेशन से सुनने वाली है, क्या फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों में टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं? पॉइंट 1 देखें, क्या पैसे आए और इनकम टैक्स वालों की, और नंबर 2 क्या पैसे गए और एक्सपेंस। हमने दोनों के केसेस में अक्रूवल बेसिस को फॉलो करना है, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों केसेस में कैश बेसिस फॉलो हो रही है, हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चला। एनी कंफ्यूजन? गेम और आगे बढ़ाएं, नंबर 3 करवाएं, फिर मजा। ब्रैकेट से बाहर, क्या हमने इस एक्सपेंस को अक्रूवल बेसिस पे अब रिकॉर्ड कर लिया है, क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है? ब्रैकेट में जाए, क्या वो भी इसे एक्सपेंस बनाना चाहते हैं? कैसे पता चला, हमें क्या पता, किस साल डिडक्टेबल करना चाहते हैं, या जिस साल हम एक्सपेंस बनाना चाहते हैं उसी साल वो भी डिडक्टेबल बनाना चाहते हैं?
यार पैसे तो गए नहीं, वो कैसे अलाउ कर सकते हैं? मेरा तो खैर पैसे चले गए, पड़े पड़े नहीं पड़े, पैसे जा चुके हैं और टैक्स में चले गए होंगे यार। एक नहीं, गलत ना करवा दीजिए। क्या ये कंफर्म है कि पैसे नहीं गए? तो क्या पैसे ना जाने के बावजूद हमने एक्सपेंस बना लिया, और क्या पैसे ना जाने के बावजूद वो एक्सपेंस बनाना चाहते हैं? ये एक्सपेंस बनाने का कौन सा तरीका है? क्या हमारा भी एक रूल, उनका भी एक रूल? तो टैक्स में तो कैश बेसिस होता है, इस तरह की कोई बहस नहीं होनी चाहिए अगर क्वेश्चन में टैक्स ट्रीटमेंट के बाद। क्या टैक्स ट्रीटमेंट इज इंडिकेटिंग कि पेबल बेसिस पे डिडक्टेबल है? तो 5,08,000 गौर से देखिए, अपना वाला देखिए अपने रजिस्टर, मैंने बार बार कही ना, इसको देखिए गौर से। एक है डॉक्टर्स का देखना, एक हो सकता है किसी और का देखना, और एक है आप जैसे नौजवान अकाउंटेंट्स का देखना। क्या आपको इस 5,08,000 के अंदर 10,000 लेस हुआ नजर आ रहा है? बताएं क्या करें? वो डिडक्टेबल है यार। क्या आपको पता है कि आप कुछ नहीं करवाना चाह रहे तो अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम? क्या अक्रूवल अक्रूवल, तो क्या करें सर जी, ऐड करें लेस करें? कुछ क्यों ना करें, हम लेस कर चुके हैं और वो भी लेस करना चाहते हैं, तो हमारा इख्तिलाफी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। तो प्लस कर दो माइनस कर दो, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? फिर कोई एडजस्टमेंट की हमें जरूरत नहीं है। जब तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया, मीन वाइज फोर्थ पढ़ा। जी जी, पॉइंट नंबर 4। मेरा ख्याल था कि 3 करवा देंगे तो 4th करवा देंगे। 4th की गेम शुरू करें सर। क्या हम इनकम बना चुके हैं? क्या पैसे आने से पहले ही बना चुके हैं? ब्रैकेट में जाएं। क्या वो भी टैक्स लेना चाहते हैं इस साल? तो पैसे आगे होंगे ना, इसलिए लेना चाहते हैं। कहां से कंफर्म है कि पैसे नहीं आए? तो क्या रिसीवेबल बेसिस पे हमारी इनकम भी है, और वो भी रिसीवेबल बेसिस पे ही इनकम पे टैक्स लेना चाह रहे हैं? क्या 5,08,000 में इनकम आ रही है? ऐड करें लेस करें, ऐड करें लेस करें, कुछ ना करने की वजह सही बताएं। ट्रीटमेंट सही का मतलब क्या भाईजान? हम इनकम बना चुके हैं और वो भी बनाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफ ही कोई नहीं। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स दोबारा देखें। फर्स्ट 2 पॉइंट्स, वहां अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंस है। हमारा अक्रूवल था, उनका कैश था, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ में हमारा और उनका अक्रूवल बेसिस पे ट्रीटमेंट हुआ हुआ। डन सर? यानी कि फाइनल आगे चले सर। ये डेफिनेटली बेटा कुछ को, ये डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चलना है, क्वेश्चन के मुताबिक इस चीज का ट्रीटमेंट क्या बताया हुआ है, और अगर टैक्स ट्रीटमेंट्स गिवन है तो उसको फॉलो करेंगे, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो पेज नंबर 70 की बहस करेंगे। तो इन चारों पॉइंट्स के अगेंस्ट टैक्स ट्रीटमेंट्स आर गिवन। आगे चले सर। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, डिविडेंड इनकम ऑफ 30,000 इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम। बल्कि डिविडेंड इनकम रिसीवेबल हो गया था। दोबारा पढ़ लें, ब्रैकेट पढ़ लें, करंट टैक्स ध्यान में लाएं, बताएं कुछ करें। एग्जाम्प्ट है, क्या हमारी भी इनकम नहीं? लेकिन वो कहते हैं टैक्स नहीं लेना हमने, एग्जाम्प्ट इनकम, क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह करें। वंस अगेन टैक्स कंफ्यूज नहीं करना, हमारा टैक्स यकीनन वही है जो इनकम को 100% एग्जाम नहीं मानता, लेकिन क्वेश्चन सही एग्जाम। फिगर इज एडलेस, क्यों लेस? पहले ऐड है, एग्जाम लेस। पेनल्टीज पड़े, बल्कि सॉरी फाइन है, फाइन, फाइन्स पेएबल है, तो क्या डेबिट भी होगा खर्चा? खर्चा डेबिट भी होगा।
डेबिट होगी जी, नॉट डिडक्टेबल, इनडिविजिबल खर्चे हैं, प्लस कर दे माइनस कर दे, प्लस माइनस कर दे जो दिल करता है लिखे। तो किन चीजों को प्लस करके कैंसिल किया जा रहा है तो पहले लेस लेनी है, और किन चीजों को लेस करके कैंसिल किया जा रहा है तो पहले आनी है। तो फाइन्स के अगेंस्ट आगे पिछले 9th वाई एड पहले लेस दोबारा आ जाए, डिविडेंड्स को दोबारा सोच ले और आखिरी दफा शायद सोचना डिविडेंड डिक्लेयर्ड है क्या करूं। पेज नंबर 72 अगर एक नजर देखना है, इट इज नाइदर एन अकाउंटिंग एक्सपेंस नॉर अ टैक्स एक्सपेंस, ना हमारा ना टैक्स वालों का। पेज के दरमियान में कहीं जो टेबल्स बने हुए थे दो, उसके नीचे एक लाइन लिखी होगी, अंडरलाइन की थी चलिए, डिविडेंड डिक्लेयर्ड पेड, पेज नंबर 72 था मेरा, दरमियान में जो दो बॉक्सेस बने हुए उसके नीचे लाइन, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड इज नाइदर एन अकाउंटिंग एक्सपेंस, ना टैक्स वाले इसे एक्सपेंस मानते हैं ना ही अकाउंटिंग में हम इस एक्सपेंस बनाते हैं। क्या किया है हमने 5,08,000 में? कुछ नहीं। और क्या करना है हमें टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए? कुछ नहीं, ना कुछ किया है ना कुछ करना है, वैसे मुझे लग रहा है करना तो मल्टीप्लाई है। आगे चले जॉन ओके स्टूडेंट्स, सर जी लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं इसकी एक आपके सामने स्टोरी रखी थी, आपसे रिक्वेस्ट है इंडिविजुअली जल्दी से दोबारा पढ़ो, बताएं क्या क्या गिना फाइनली, अब आप मुझे बताएं जहां जहां अमाउंट आ रही है उस अमाउंट के नाम अपने आप को सुनाते थे। 12,000 क्या है? ब्रॉट डाउन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सिर्फ प्योरली खालिस्तन किस पे बनेगी? डेप्रिसिएशन के डिफरेंस पे। कैपिटल अलाउंस एक वर्ड जरा ध्यान में रखना है किसके लिए यूज होता है, टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए। देन उसके बाद आपको कुछ ओपनिंग क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस की इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरा ख्याल है कि ओपनिंग कैरिंग अमाउंट गिवन नहीं ढूंढने दो। ओपनिंग क्लोजिंग टैक्स बेसिस है, लेकिन क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट भी है, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट भी है, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट मौजूद नहीं है। लेकिन एक आखिरी सेंटेंस है एडिशन डिलीशन नहीं, जिससे फिर हम ओपनिंग क्लोजिंग को डिफरेंस के तौर पे डेप्रिसिएशन तक पहुंच सकते हैं। अब ये जो फिगर है एक इंटरेस्टिंग वे से, एक नए इंटरेस्टिंग वे से आज आपके सामने कैलकुलेट करूंगा। जरा नीचे लाइनें रखें, करंट टैक्स यहाँ वर्किंग आप कर रहे हैं, 4-5 लाइनें और छोड़ दूं, एक तरह वर्किंग और से देखें, वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन। उसमें ठीक ठाक रिवर्स वर्किंग पॉसिबल है, अगर आप लॉजिकली चलते जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। ऐसा कीजिएगा, बस हेडिंग लिख कर रखें, लास्ट पैराग्राफ में जो डाटा है उसको जरा मुझे अरेंज करवा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको 31 दिसंबर 2000 से रिलेटेड है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको 31 दिसंबर 2001 से रिलेटेड है रिगार्डिंग कैरिंग अमाउंट्स एंड टैक्स बेस। तो CATB समझ रहे, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। तो लिख रहे हैं क्योंकि जल्दी ना करें, पहले बात पूरी समझ कैंडी ढूंढ लें। 1,15,000 के ओपनिंग टैक्स बेस, 85,000 के क्लोजिंग टैक्स बेस। तो पहले ये देख सकता हूँ, व्हाट इज ओपनिंग कैरिंग टैक्स बेस? 1,15,000 एंड व्हाट इज क्लोजिंग टैक्स बेस? 85,000। दोबारा डेटा देखिए, वन 120 के
ना करें सर, डेट से गौर से देखें सर, 2001 की 1 के एंगल से बहस है। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे हैं, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट है 120, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे हैं। देन सर 1 मिनट जरा टेक्स्ट बेसिस वाला कॉलम देखें। अब अगर एडिशन डिस्पोजल नहीं है तो व्हाट इज ब्रॉट डाउन टेक्स्ट बेस? 115,000, एक लेजर बना लेते हैं। व्हाट इज कैरिड डाउन टेक्स्ट बेस? 85,000। नो एडिशन, नो डिस्पोजल। टेक्स्ट बेस कहते हैं किसे? टेक्निकल वर्ड छोड़ दे, जो आपको पता है वो तो बता दो। वो तो ठीक है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहते हैं, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, प्लांट है, उसकी टैक्स बेस का मतलब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन, ये डब्ल्यूडीवी है, टैक्स डब्ल्यूडीवी। क्या टैक्स डब्ल्यूडीवी अगर है तो इस डब्ल्यूडीवी के लेजर में डेप्रिसिएशन भी आती है? ये कॉस्ट अकाउंट्स नहीं है, ये डब्ल्यूडीवीज है। तो क्या इसमें डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट साइड पे होती हैं? देख ले, सोच ले, सब देखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकालना। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 कल परसों की फ्लेक्सी वाला, इसमें 2 लेजर बनाए थे हमने, फिक्स्ड एसेट कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। एक नजर देख के फाइनल करा। ये डब्ल्यूडीवीज के एंगल से बहस है। क्या क्रेडिट साइड पे आपने डेप्रिसिएशन लिखी थी? हमने कैरिंग अमाउंट वाले में अकाउंटिंग की लिखी थी और टैक्स बेस वाले में टैक्स वाले लिखी थी। तो अगर एडिशन डिस्पोजल नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं जो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो 30,000 टैक्स की डेप्रिसिएशन? सर जी ऐसी सर। अब किसी तरह से अगर ये ठीक है, ओके, अगर किसी तरह से मैं यहाँ ओपनिंग कैरिंग अमाउंट ढूंढूं तो फिर कौन सी डेप्रिसिएशन भी आ सकती है? अकाउंटिंग की भी आ सकती है। तो ये जो तरीका है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। बहुत गौर से सुने। अब ये रिवर्स वर्किंग थी, यहां से हमारी असल गेम है। देखिए सर, एक 12,000 दिया हमें। क्या है ये 12,000? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। क्या आपको पता है इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तक हम पहुंचे कैसे होंगे? हमने कैरिंग अमाउंट्स लिखे होंगे, टैक्स बेसिस लिखे होंगे, डिफरेंसेस लिखे होंगे, फुल कंसंट्रेट। एक मिनट, डिफरेंसेस लिखे होंगे। सेकंड लाइन पढ़े, क्या वो डिफरेंसेस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस आए थे? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कौन सा डिफरेंस होता है जिस पर अल्टीमेटली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है? लेकिन क्या आपको पता है इन डिफरेंसेस पे रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा? रेट मल्टीप्लाई होके 12,000 आया होगा। और आपको ये भी पता है कि ये डिफरेंस सिर्फ प्लांट की डेप्रिसिएशन की वजह से है। ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ। व्हाट इज टैक्स रेट? 30%। तो क्या सर कुछ ऐसे नहीं होगा लास्ट ईयर? एक मिनट, लास्ट ईयर एंगल से बात कर रहा हूँ कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आया होगा। फिर वो डिफरेंसेस टीटीडी थे। टीटीडी स्टैंड्स फॉर हिम्मत, हिम्मत। और फिर उनसे रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा और हमारे पास अल्टीमेटली डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया होगा। याद रखो कि अब उठा ले पहले कैलकुलेटर हाथ में। यहां से यहां तक कैसे आए होंगे? रेट मल्टीप्लाई करके। तो अब यहां से यहां कैसे जा सकते हैं? कैलकुलेटर पे मतलब लिखे 12,000, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% क्यों नहीं? रिवर्स जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होके आए होंगे और वापस कैसे जाएंगे? ओके प्लीज। तो 12,000 डिवाइड बाय क्या करें? सर जी 12,000 डिवाइड बाय क्या करें? इज इक्वल टू क्या आंसर आया? ये 40,000 क्या आया? कौन सा आया? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आया। अब फिर रुक जाए, नहीं करते हैं। तो 12,000 डिवाइड बाय 30%। एक मिनट, एक मिनट, क्या डेफिनेटली डिवाइड बाय 30 into 100, विच एवर यू वांट। मार्कअप मार्जिन के 30% अमाउंट से 100% निकाल देना।
एनी कंफ्यूजन? देन सर ये आप देखें टैक्स बेस है 1,15,000, डिफरेंस ऑफ 40, जज्बाती नहीं होना। क्या कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी इस केस में या कम होगी? कहीं कहीं घटा भी हेल्प कर सकता है, लेकिन जरूरी भी नहीं है। क्या इस 40 पे फ्यूचर में एक्स्ट्रा टैक्स देना? तो फिर टैक्सेबल डेप्रिसिएशन फ्यूचर में कम होगी ज्यादा होगी, सोचें। कोई जरूरत नहीं मैं रटे की भी। अगर इस 40 के पे फ्यूचर में टैक्स देना, तो टैक्स डेप्रिसिएशन फ्यूचर की कम होगी या ज्यादा होगी? बहुत दफा हो चुका है, फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। बहरहाल घटा भी जेन में ला सकते हैं आप। इस सिनेरियो 1 है, शायद देखिए जरा ढूंढेंगे घटा। क्या कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी एसेट की या कम होगी? क्यों? लाइबिलिटी बनी हुई है। फर्ज करिए एसेट बना होता, ये अल्टीमेटली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट होता, तो हम इस 40 को 115 में प्लस नहीं करते। तो ये जरूरी नहीं कि प्लस ही करेंगे, इस केस में प्लस क्यों करेंगे? लायबिलिटी बनी हुई है, देयरफॉर कैरिंग अमाउंट ज्यादा ही होगी, लेकिन अगर एसेट बना होता तो फिर कैरिंग अमाउंट कम होनी चाहिए थी टैक्स में। सबको क्लियर है प्लीज? फाइनल आंसर फिर बताएं क्या लिखो? 1,15,000 40 प्लस, सर सॉरी सर 150 सर, ये सॉरी सर, या मदद करना 150। असल में जिंदगी में 2 नंबर कार्य करके आदत बन गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे बदलना होगा बात इस चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में, इस नए पाकिस्तान के नए नौजवानों के साथ मुझे अब चेंज होना पड़ेगा। या अल्लाह मुझे तौफीक दे। देखें सर, जज़ाकल्लाह। नहीं, मेरा सर्वाइवल मुझे लगता है खतरे में है। मेरे जैसे 2 नंबर लोगों का बदलना ही होगा। क्या ख्याल है सर, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा इस ईमानदार माशरे में? जी सर, अगर मैं भी बदल गया तो इंशाल्लाह ये सब कुछ बदल जाएगा, वाकई चेंज आ जाएगा। असल में मेरे पास माइक है, आपके पास नहीं है, मैं इतना बोलता हूँ गलत। अगर मैं बदल गया तो वाकई बात दूर दूर तक जा सकती है। सच में मौका देंगे तो क्यों नहीं आएगा सर, आने लगा सर। आपको किसने कहा है कि करंट टैक्स की वर्किंग खत्म हो गई? आपको पता अभी बीच में हमने 4 लाइनें छोड़ी। करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए तो सर ये अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है। मेरे खान अफजल साहब, किसी बहाने आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? जी डियर, ये सब कुछ नोट करके कंडीशन बैलेंसिंग फिगर फिर आप भी निकालना, कैरिंग अमाउंट्स को कंपेयर करके अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन भी फाइनल की जा सकती है। ठीक है जी, प्लीज 35। जी सर, जी ओके सर, एनी कंफ्यूजन सर? सर निकल तो, एक मिनट निकल तो जान देगा, निकल तो जान। मैं भी, हम एक ऐसी बात जो अभी होनी है उस पर परेशान है, इंशाल्लाह वो भी अल्लाह मानेगा। जब रब ने यहाँ तक कर्म किए तो इंशाल्लाह आगे भी। जी डियर, नोट कर लें। नोट कर लिए सर जी? जी सर, इन डेप्रिसिएशंस को क्या हमारी करंट टैक्स की वर्किंग में आना चाहिए? कैसे? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का क्या करें और टैक्स डेप्रिसिएशन का क्या करें? मुकादे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड हो गई ₹25,000 और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस हो गई।
30,000। टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालना और टैक्स रेट 30% होंगे, करंट टैक्स से डालूंगा। जैसे एक मिनट पहले बता। जी ठीक है बेटा, अकाउंटिंग ऐड हो जाएगी टैक्स लेस में। ये वर्किंग से नोट होगी ना सर, वर्किंग लिख लीजिए आप डिस्कशन। जी सर, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या बेटा बना, 4,91,000 और मल्टीप्लाइड बाय 30%, 147 147,300। वन 147,300 की अकाउंटिंग एंट्री बोला। करंट टैक्स डेबिट, पेबल क्रेडिट। करंट टैक्स डेबिट लिखे अपने पास इनकम स्टेटमेंट एक्सेप्शन। तो करंट टैक्स डेबिट, पेबल क्रेडिट। अब कुछ शॉर्टकट्स आपको पता है, वो आपने कल भी लगाए होंगे शाकिर में, उधर भी लगाए हैं उधर भी लगाए हैं, लेकिन बात बनी नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह सब कुछ बात डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन काइंडली जो तरीका प्रोसीजर है उसको पहले फॉलो करें। यहाँ तक ओके? दीपक खान साहब आप कुछ फरमा दें। जी सर, इसके बाद हमें क्या ढूंढना, डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर ढूंढना। ये सही मेरे वर्ड्स, ढूंढना डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर ये, लेकिन किस अप्रोच से वर्किंग करके ढूंढना पड़ना है। ये जरा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स में जाए रजिस्टर में, उसकी जहाँ वर्किंग नंबर 2 हो रही थी, वर्किंग नंबर 2 हो रही थी, उस वर्किंग नंबर 2 के स्टार्ट में आपने पहले 2 अप्रोचेस लिखी थी, एक नजर रिवाइज बनता है, दोनों देखना। प्रेफरेबल अप्रोच क्या क्या कंपेयर किया जाता है, फिर उसके रिजल्ट में जो डिफरेंसेस आते हैं उनसे रेट मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी कैलकुलेट होते हैं। फिर फॉर द ईयर तक कैसे पहुंचा जाता है, ओपनिंग से कंपेयर करके फॉर द ईयर ढूंढा जाता है। सवाल देख के बताएं क्या ओपनिंग अवेलेबल है। क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 12,000 अवेलेबल है। अब हमें सिंपली क्या ढूंढना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आ जाए वर्किंग नंबर 3, ये प्रेफरेबली डेफिनेटली डेफर्ड टैक्स एज ऑन, क्लोजिंग ढूंढने के लिए वर्ड्स भी सही रखें सर जी, आने थे सर, आने थे। शाकिर को इंशाल्लाह कल से देख सकते हैं। शाकिर शाकिर अच्छा भाई है हमारा। शाकिर में जो गेम चली है उसके बाद तो इंशाल्लाह हर सवाल आपके सामने कहना मुझे कर लो पड़ा। तो एक मिनट ये बात 31 नवंबर 2001, ये ठीक है जी, एज ऑन होना चाहिए। पहले क्या आएगा, क्लोजिंग, फिर ओपनिंग से कंपेयर करेंगे और इंशाल्लाह फॉर द ईयर आएगा। इन अदर वर्ड्स अब हमें करना क्या है, हमें अपने जेन में अकाउंटिंग बैलेंस शीट्स और टैक्स बैलेंस शीट्स बना के डिफरेंसेस लें। बेहतरीन विजन आ रही है जो कल बहस हुई है, डिफरेंसेस हमने लेने हैं, लेकिन जो परमानेंट डिफरेंसेस आ रहे होंगे उनसे फिर रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्लीज ना आए, और इंशाल्लाह वो आपकी रिक्वेस्ट मान लेंगे। कैसे मान लेंगे मैं भी याद करूंगा, याद है इकट्ठा हो जाएगा।
अब पूरा क्वेश्चन आपने मेरे साथ सही स्पेस चाहिए कि करें आधी लाइन में सब ध्यान में गुस्सा आएगा, थोड़ी सी जो जगह बची वहीं शुरू मेरा भाई जाओ नीचे टेबल बना है कि सही बार शुरू करिए। 2 लाइनों में खत्म करना इज नॉट अ मिशन सर। आपने मेरे साथ पूरा क्वेश्चन अब कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस के एंगल से पढ़ना, बल्कि चाहे इस तरह करते हैं, पहला पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं सिर्फ कैरिंग अमाउंट। अपने जहन में क्या बना लें, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस शीट, और पॉइंट नंबर 1 से शुरू करके एंड तक आ। जी सर, पॉइंट 1 पर क्या पॉइंट नंबर 1 की एडजस्टमेंट के बाद आपको रेंट रिसीव्ड इन एडवांस वाइल लाइब्रेरी अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आना शुरू हो चुकी है, तो क्या कैरिंग अमाउंट में फिर उसे कंसिडर करेंगे सर? तो रेंट रिसीव्ड एडवांस देखिए, जी कितने पैसे सर? 5। एक सेकंड, टैक्स बेसिस शो पॉइंट नंबर 2 में चलो देख लें, तसल्ली से देख लें। क्या पॉइंट नंबर 2 में एडजस्टमेंट के बाद प्रीपेड रेट्स कैरिंग अमाउंट के तौर पे एसेट्स में नजर आना शुरू हो गए हैं? क्या करें, लिखें। कैरिंग अमाउंट किस किस की होती है? इनकम और एक्सपेंसेस की भी तो होती है कभी कभी है। सिर्फ किस किस की होती है सर? प्रीपेड रेट्स 6000। पॉइंट नंबर 3 जस्ट कैरिंग अमाउंट। क्या पॉइंट नंबर 3 में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से एडवर्टाइजमेंट पेएबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नजर आएगा सर? देख सर, अच्छा अगर किसी ने वो प्लीज जो 2 मैंने क्वेश्चंस कल कहे थे नहीं किए तो आज प्लीज कर लीजिएगा, कल हुए हो, ये ना हो कि कल भी मैं अकेला ही लगाऊं। एडवर्टाइजमेंट पेएबल की फिगर बता दीजिएगा सर। 10,000 सर। नेक्स्ट वन सर, इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल हमने डेबिट किया तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एन एसेट नजर आएगा। अब डेफिनेटली मैंने कल भी कहा था ये नहीं हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज सच बना रहे हैं, वो सोच के अपने पास एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें रैंडम लिखा जा सकता है। चलो आगे। देन सर जी मैंने 2 वर्ड्स ऐड कराए थे अगले पॉइंट्स में, डिविडेंड में भी। क्या डिविडेंड रिसीवेबल और फाइन्स पेएबल कैरिंग अमाउंट के तौर पे फिर नजर आ रहा होगा? देखिए डिविडेंड रिसीवेबल 30,000, फाइन्स पेएबल फाइन्स पेएबल 9,000। ओके प्लीज, एनी कंफ्यूजन? या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी ऑनलाइन स्टूडेंट अवेलेबल? डिविडेंड के एंगल से सोचें, हिम्मत करेंगे। क्या डिविडेंड पेएबल तो करंट लायबिलिटीज में आ रहा होगा सर? देखें अगर ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल नजर आ रहा है। ये करते हुए मैं क्या सोचता चला जा रहा हूँ, अगर किसी को समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ।
एक लाइन पढ़ के मैं सोच रहा हूँ कि बैलेंस शीट में फिगर आ रही होगी या नहीं। 80 80 सर, लास्ट लाइन में जाए, लास्ट पैराग्राफ में क्या प्लांट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ रहा होगा इस अमाउंट पे सर जी, कैरिंग अमाउंट पे, टैक्स बेस पे, कैरिंग अमाउंट ऑफ 120 पे। तो 120 बेटा कैरिंग अमाउंट आ रही है, तो आपने सिंपली जो फिगर्स डेटा पे अवेलेबल है बस वो आपने लिखनी है। तो डेफिनेटली जरूरी नहीं कि आपको सारी बैलेंस शीट दे, आपने जो फिगर्स अवेलेबल है बस वो लिखनी है, और उसको भी ऐसे नॉन करंट करंट लायबिलिटीज के एंगल से नहीं लिखना, बस आइडेंटिफाई करके अपने पास एक लिस्ट बना लो। एनी कंफ्यूज फाइन, ये काइंडली जरा यहाँ पे इकट्ठे हो जाए सारे। ये फाइनली एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आपका कोई सवाल? अब आ रहे सर जी, ये सारा सवाल टैक्स बेसिस के एंगल से पढ़ना शुरू कर। अब क्या जहन में बना लें टैक्स पॉइंट ऑफ बैलेंस शीट, और अगर हम इस झटके को बर्दाश्त कर गए तो इंशाल्लाह गेम ऑफ। नंबर 1 करना क्या है, जहन में टैक्स बैलेंस शीट, और जितने लफ्ज कम होंगे, मैं पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही हमारे लिए आसान है। अब हमें ये नहीं सोचना कि इनकम बनाया या एक्सपेंस बनाया, ये नहीं सोचना, सोचना कि क्या एसेट या लायबिलिटी बनाया। अगर जवाब होगा यस तो यस, और अगर होगा नो तो नो। पॉइंट 1, पढ़ने तसल्ली से पढ़ने टैक्स पॉइंट। क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ब्रैकेट देखना, एक लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड हुई है। बस अब अपने आप को अपने रोकना है, ठीक है, अपने आप को सुना ले जो हुआ है, लेकिन जब मैंने पूछा उसका जवाब नो। क्या टैक्स वालों ने इस रेंट रिसीव्ड एडवांस को लायबिलिटी बनाया है? बनाया है सर, सर बनाया है, उसकी होती है। तो प्लीज दोबारा, क्या उन्होंने इसे लायबिलिटी बनाया? उन्होंने अपनी बैलेंस शीट ऑफ टैक्स में लायबिलिटी आ रही नजर, लेकिन अब यहाँ ठीक है जी, सबको नजर नहीं आ रही, उन्होंने लायबिलिटी नहीं बनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टैक्स बेस जीरो, लेकिन हिम्मत कीजिएगा जरा, जो कल बहस हुई है उसको भी समेटे लीजिए। अगर डिफरेंस हमने रख, अगर सॉरी हमने टैक्स बेस रख ली जीरो, तो डिफरेंस आ जाना, तो क्या उस डिफरेंस को आने दें, आने दें, आने दें, जाने दें? क्यों आने दें? क्या ये टेम्परेरी फर्क है? कैसे टेम्परेरी प्रूव करके बताएं, समझाएं, आने दें, समझाने की जरूरत नहीं, आने दें। क्या जीरो है, क्या आने दें? टैक्स बेस क्यों जीरो है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट। उन्होंने लाइब्रेरी नहीं बनाई, बस उन्होंने जो भी बनाया लाइब्रेरी नहीं बनाई, डिफरेंस आ गया 5,000। यानी कि टेम्परेरी है, डिक्लेयर हो गया टेम्परेरी कैसे, उन्होंने इनकम बना ली है, हम मान बेसिस पे पता अगर टेम्परेरी डिफरेंस आया तो इस पे डेबिट टैक्स एसेट या लाइब्रेरी बनेगी। और फिर कल हमने डिफरेंसेस के नाम पढ़े हैं यार, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं? टैक्सेबल और डिडक्टेबल। टैक्सेबल कौन सा होता है? इस पे लाइब्रेरी बनेगी वो टैक्सेबल है, जिस पे एसेट बनेगा वो डिडक्टेबल है। ट्राई करें, बताएं इस पे एसेट बनना है लाइब्रेरी? कुछ जहन में ले, कुछ ना कुछ तो जहन में ले, वो ही ले आए कम से कम, वो ही ले, वो ही कम से कम ले। क्या एक लाइबिलिटी की बहस हो रही है और उस लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट उसके टैक्स बेस से ज्यादा है, क्या बनेगा? एसेट बनेगा,
एसेट बनेगा ना करें एसेट बनेगा, ये बेटा एग्जैक्टली सेम पॉइंट है। फिर ये मिस्टेक है, ये जाती है, ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है। जरा एक पेज पीछे जाए, जो लाइबिलिटीज में पॉइंट नंबर 2 था, ये वो पॉइंट था। नहीं, बुक में एक पेज पीछे लाइबिलिटीज का जो सेकंड पॉइंट वो है, देखिए बताएं सही क्या ये लाइबिलिटी भी वही पॉइंट है। क्या था वहां, बस शायद मेरा ख्याल है इंटरेस्ट इनकम था रिसीव्ड इन एडवांस या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है। तो वहां क्या स्टोरी फाइनल हुई थी, अपने पास ढूंढने का टेबल नीचे, क्या स्टोरी फाइनल की थी? क्या फ्यूचर में टैक्स वाले इनकम बनाएंगे? क्या फ्यूचर में टैक्स वाले इनकम बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? वो बना चुके हैं, हम बनाएंगे तो उनका टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, टैक्स सेविंग हो जाएगी। सबको याद आ गया प्लीज बेटा? नो लायबिलिटी प्लीज, it is deductible temporary difference results into deferred tax asset. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज डन, इन हजरात की मिस्टेक थी। इन हजरात की मिस्टेक थी, प्लीज उन हजरात को तो पता होगा ना किन हजरात की बात हो रही है। लेकिन अब ऐसा किया करेंगे कि रादर देन हम इसके साथ एसेट लिखें, क्योंकि आपको प्लीज पता है कि रेट मल्टीप्लाई करके फिर एसेट आना, ये तो पता ना। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? टीटीडी। इससे क्या मतलब है? ये टैक्सेबल, सॉरी टीटीडी नहीं है, सॉरी डीटीडी, सॉरी। हम डिफरेंसेस के नाम लिख लिया करेंगे और फिर डिफरेंसेस को नेट ऑफ करके रेट मल्टीप्लाई करके फाइनली फिर लिखेंगे एसेट। मैं यकीनन पहले क्या लिखता था, मैं अल्टीमेट बता देता था इसमें क्या बनना है, लेकिन अब यहाँ से ऑनवर्ड्स फाइनली हम क्या किया करेंगे कि हम डिफरेंसेस के नाम लिख लिया करेंगे, उन डिफरेंसेस को फिर नेट ऑफ कर लिया करेंगे, और नेट ऑफ करके अगर डिफरेंसेस एसेट वाले ज्यादा हैं तो रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स एसेट बना लिया करेंगे, और अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस ज्यादा हैं तो रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना लिया। आई होप कि मैंने जो बोला है आपको पता चला मैं क्या बोली जा रहा हूँ। तो ये टीटीडी है, डीटीडी है, इसका कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी डिफरेंस पे एसेट बनना है तो उसका नाम ये है, और अगर लायबिलिटी बननी है तो उस डिफरेंस का नाम है, नथिंग एल्स। एनी कंफ्यूजन फाइनली? जी डियर, गेम ऑफ पेफुल पॉइंट नंबर 2 पढ़े। टैक्स बैलेंस शीट में बना है। क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीपेड रेट्स को एसेट बनाया गया? बस अगर अगले लफ्ज आपने कंट्रोल कर लिया अपने तो स्टोरी यहां ड्रॉप। इट मींस हमें बैलेंस शीट में टैक्स में कोई एसेट नजर नहीं आ रहा। तो व्हाट इज टैक्स बेस? 0। लेकिन 0 लिखने से डिफरेंस आ रहा है, आने दें या रोक लें? क्यों आने दें? बजाय भी आने दें, हर डिफरेंस को आने दें यार, कमाल है। किन को आने देते हैं और किन को रोक लेते हैं? टेम्परेरी डिफरेंस है या परमानेंट है? कैसे टेम्परेरी प्रूव करें? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। उन्होंने एक्सपेंस बना लिए, हम अगले साल इस एसेट को खत्म करके एक्सपेंस बना लेंगे। क्या डिफरेंस टेम्परेरी है? क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग में अक्रूवल था, टैक्स में कैश था? आपको पता है कि कैश बेसिस हो तो रिसीवेबल पेबल्स की गेम ही खत्म हो जाती है। लेकिन कहाँ कैश बेसिस है? दोबारा सोच लें, क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट में आपको कोई एसेट नजर आता है? अगर मैंने 5 मिनट बाद दोबारा पूछा तो मेरा ख्याल है रेंट रिसीव्ड एडवांस भी नजर आना शुरू हो जाना। तो मेरा ख्याल फटाफट सवाल में पूरा करा। क्या प्रीपेड रेट्स बैलेंस शीट में एज एन एसेट ऑफ टैक्स बैलेंस शीट में नजर आते हैं सर? डिफरेंस क्यों दे रहे हैं हम? टेम्परेरी डिफरेंस है, ओके है। फाइनल हिम्मत मार दें, बताएं टीटीडी है डीटीडी है? टीटीडी है डीटीडी है? वजह? ठीक है, ये ठीक है, कम से कम ये तो जेब में जाए। एक एसेट की बात हो रही है, मैं नहीं ये कहता, देखिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सोचना भी पॉसिबल नहीं है।
लेकिन कोशिश करके देख लेते हैं जितना सोच के जहन में रह गया, लेकिन कम से कम ये, बाकी इसको दोबारा सोच लेते हैं। कम से कम क्या ये एसेट है? क्या इसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है? तो देयरफॉर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। अब डेफिनेट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्यों है, इसको सोचना तो सोच लेते हैं। हम नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस बनाएंगे, टैक्स वाले नहीं बनाएंगे। हमारे एक्सपेंस बनाने से हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा, और टैक्सेबल प्रॉफिट अगर ज्यादा हो गए तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? तो इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन टेम्परेरी। चलो आगे, थर्ड और फोर्थ अगर करवा दें तो शायद नहीं करना। नहीं, इस तरह ये सोचा था मैं, मेरा नहीं ख्याल तरीका ठीक है। अपने जहन में बैलेंस शीट बनाए, वो ठीक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, आप पहुंच गए, लेकिन एक जहन में बैलेंस शीट बनाई जाए। क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस बना है? नंबर 3 सर जी, गेम ऑन। तो क्या पैसे ना देने के बावजूद बना है? पेपर फाइनल के जहन में, तो क्या टैक्स वाले ने कोई एंट्री की है? क्या एक्सपेंस डेबिट पेबल, तो क्या ये पेबल पे टैक्स बैलेंस शीट में आएगा? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा जी, आप टैक्स में बराबर कर रहे हैं, बराबर ही है, ये परमानेंट डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही नहीं है। लिखे क्या लिखे? 0। तो यार अच्छा वाला चल रहा था 0 ही। डिफरेंस क्यों ना आने दें? आ ही रहा, आने क्या नहीं, आ ही रहा। हमने इसे नहीं रोका, ये खुद रुका होगा। इसे पता है डिफरेंस को, कि मेरे पे एसेट नहीं बनता, ना लायबिलिटी बनती, ना फ्यूचर में कुछ होना है, ना कम टैक्स देना ना ज्यादा देना। हमने भी एक्सपेंस बना लिया है, उन्होंने भी बना लिया, और दोनों ने किस बेस पे बना लिया? एक्रूअल बेसिस पे। एनी कंफ्यूजन इन दिस 10,000 टैक्स बेस? अब ये ना कह दीजिएगा गलती से इधर मैंने लिख लिए, सोच के आप लोगों से पूछ के लिखा मैंने। जी चले जी आगे, नंबर 4 पढ़े। नंबर 4 का आंसर काइंडली सबकी तरफ से आना चाहिए, और सबकी तरफ से मीन्स खास तौर पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने हाथ से लिखें। कहाँ लिखना? क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एंट्री हुई है? क्या उन्होंने इनकम क्रेडिट की है इस साल? तो उन्होंने डबल एंट्री कैसे बैलेंस की है? और कैश डेबिट करके की है यार, ये तो मान यार, हमें क्या पता? क्या हमें पता है पैसे नहीं है? कहाँ से पता है? तो क्या उन्होंने भी वही एंट्री की है जो हमने की है? हमने क्या की है? वही, उन्होंने भी वही की है, हमने भी वही की है। क्या अगर हमने वही किया तो हमारा रिसीवेबल आ रहा है, तो उनका रिसीवेबल तो नहीं आएगा। लेकिन उनका रिसीवेबल कहाँ आएगा? उनकी बैलेंस शीट में। क्या डिफरेंस मौजूद ही नहीं है? अक्रूवल की वजह से बेटा डिफरेंस ही नहीं है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? और सर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके सर? जी सर, अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। नंबर 1, डिविडेंड इनकम receivable of 30,000 is included in the income। हम इसका जेन में क्या बना के आगे बढ़ रहे हैं? टैक्स बैलेंस शीट, टैक्स बैलेंस शीट बताएं, टैक्स बैलेंस शीट में ये डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा होगा? आ रहा होगा यार, क्या होगा? क्यों नहीं आ रहा होगा? आ जाएगा बाद में।
तो क्या आपको डिविडेंड रिसीवेबल टैक्स बैलेंस शीट में नजर आ रहा है? नजर आ रहा है तो जीरो हो गया। सभी अच्छा दोबारा, आपको डिविडेंड रिसीवेबल बैलेंस शीट में नजर आ रहा है? सभी आपको डिविडेंड रिसीवेबल टैक्स बैलेंस शीट में नजर आ रहा है? मैं जीरो लिख दिया। अब क्या? अब ये है कि डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस आ गया, लेकिन क्या इस डिफरेंस को आपको समझाना पड़ना? क्या इस डिफरेंस से बताया एसेट बनता है लायबिलिटी बनती है? ये कौन सा डिफरेंस है? टैक्सेबल है डिडक्टेबल है? क्या फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना है या कम देना? तो डिफरेंस आ गया है, लेकिन कौन सा आ गया? तो क्या अब इसे रोकना है? रोकने का तरीका क्या है? कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टैक्स। क्या मैंने इसे रोका है? ये है ही नहीं। रोका है, कैसे रोका है? कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टैक्स। ये क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? मतलब इट इज अज्यूम के आप ओके हैं, क्योंकि आप पूछ नहीं रहे। आप भी कह रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, आप भी ऑनलाइन स्टूडेंट सब। ये ओके जी प्लीज। नेक्स्ट वन अगर खुद कर ले तो फिर बात ही खत्म हो जाए। नहीं, अब ये अजीब जवाब, वो भी वही है। वो क्या, वो भी क्या है वो बोल ही नहीं। वो भी वही है, नहीं खत्म हो। What is the tax point of view entry? No, no. What is tax point of view entry? तो लॉजिकली स्पीकिंग पेबल कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन पेबल जीरो लिखने का मतलब क्या होगा? डिफरेंस आ जाए, और ये डिफरेंस क्यों नहीं आना चाहिए? तो क्या इसे रोक दूं या आने दूं? रोक दे। तो इन दोनों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आपके सामने। इनमें हमने डिफरेंस रोका है, परमानेंट डिफरेंस। जी ओके जी, सब कुछ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? टैक्स सेविंग होगी बड़ी, इस फाइन्स के पे करने से टैक्स सेविंग हो जाएगी। नहीं मतलब क्लियर हो गई बात या कोई पुरानी बात हो गई? एक मिनट, टैक्स सेविंग होगी फ्यूचर में डीटीडी, ये इसकी बात तो नहीं हुई, कुछ और बात हुई है? नेक्स्ट लाइन सर, डिविडेंड पेएबल, हेल्प मी। इसका एक चीज पता है आपको जो बात सिंपल है, क्या डिविडेंड पेएबल इज नाइदर एन अकाउंटिंग एक्सपेंस नॉर अ टैक्स एक्सपेंस? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, डिफरेंट है? नाइदर इन अकाउंटिंग एक्सपेंस नॉर अ टैक्स एक्सपेंस। वो भी इसका वही करेंगे जो हम करते हैं। हम इसका क्या करते हैं? डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग से लेस करेंगे। वो भी इसका क्या करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग से लेस करेंगे। तो यहाँ भी ट्रीटमेंट सेम है, पेज नंबर 72 पढ़ रखेंगे। नहीं बेटा, ये तो परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस ही नहीं है, ये डिफरेंस ही नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है। पेज नंबर 72 कंडी दो टेबल दो बॉक्सेस, उसके नीचे सेंटेंस, ये डिफरेंस ही नहीं है, ना वहां ना यहाँ, ना कहा ना कहा, ना प्रॉफिट्स में नहीं, मतलब ना प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ता है हमारे उनके, ना करंट टैक्स में से कंसिडर किया हमने, और ना इस पे डेफर टैक्स है। ये अकाउंटिंग का टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, वो भी टैक्स एक्सपेंस अलाउ नहीं करते, हम भी इसे रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये ठीक है? पढ़ देंगे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ? डिक्लेयर्ड और पेड और इज नाइदर एन अकाउंटिंग एक्सपेंस नॉर अ टैक्स एक्सपेंस। तो क्या ये सेम ही है? ये सेम कर दें तो सेम ही है, कैसे करें? इतना डिफरेंस आएगा?
डिफरेंस आ रहा है और हम रोक रहे हैं या आ ही नहीं रहा? मेरा नहीं ख्याल कि आ रहा है। ये बेटा फाइन्स का पेएबल 0, फाइन्स टैक्स वाले रिकॉर्ड नहीं करने, इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, तो उनके पेएबल नहीं बैलेंस शीट में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 करूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा, और इस डिफरेंस में ना एसेट बनता है ना लायबिलिटी बनती है। ये है क्या? परमानेंट डिफरेंस। एक और काम जरा कर ले, मेरा ख्याल है कि शायद एक रिवीजन करने। ये परमानेंट डिफरेंसेस की बस 2 ही एग्जांपल्स हैं। ये कल वो जो बड़ा सा टेबल है, पता नहीं आपने एक दो पेजेस पीछे जा रही है, क्वेश्चन नंबर 3 से पिछला पेज है। नहीं नहीं, आप ये बुक में इस पेज 80 पे जो राइट साइड पे वो परमानेंट डिफरेंस वाला स्टोरी चल रही थी, उस पे दूसरा बॉक्स जो है, exempt income and inadmissible expenses are the examples of permanent expenses। अब डन है प्लीज फाइंस। तो ये डिफरेंस मैंने रोका है या है ही नहीं? रोका। क्यों रोका है? परमानेंट है। परमानेंट पे हमें क्या एतराज है? इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी है। ये डन है फाइनली। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का गौर सवाल। ये फाइनली लास्ट में एंड में आ रहे हैं। प्लांट की कोई टैक्स बेस तो गिवन ही है ये, 85 क्लोजिंग टैक्स बेस। और क्या ये डिफरेंस फिर टेम्परेरी? अच्छा ये भी सोच रहे एक दफा फाइनली, अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस टेम्परेरी है? अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का फर्क है। वो जो पहला सिनेरियो किया था, टोटल सेम हो जानी है, पीरियड्स का फर्क होता है। तो डिफरेंस आने दे रोक दें, आने दे रोक दें। लेकिन ये डिफरेंस अगर आ गया तो कौन सा वाला आ रहा है? टीडी या डीडीडी? लाइबिलिटी वाला आ रहा है, लेकिन लाइबिलिटी वाला डिफरेंस इज कॉल्ड एज टैक्स टेम्परेरी डिफरेंस। ये डिविडेंड का अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट बड़ा सेम है। मैंने पेज नंबर 72 रेफर किया, करंट टैक्स में डिफरेंस की। जी ओके जी। हाँ, आप कैलकुलेटर उठाएं, सही बाइंडिंग आप कीजिएगा। तो अब कुछ टैक्सेबल डिफरेंसेस हैं, कुछ डिडक्टेबल हैं। आपके साथ रह के मुझे ये आइडिया हो चुका है कि अच्छाइयाँ ऐड होती हैं, बुराइयां भी आपस में ऐड हो जाती हैं, लेकिन अच्छाई और बुराई आपस में टकरा जाती है। जी मिस्टर सलमान, बताएं नेट करके कितने डिफरेंसेस रह गए? 36,000 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस रह गया। 35,000 प्लस 6,000 माइनस 5,000 डन। 36,000 डन है सर। क्या यही डेफर्ड टैक्स है? इससे रेट मल्टीप्लाई करें 30%। व्हाट इज 10,800? व्हाट इज 10,800 डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी? हमें क्या से पता चलेगा? हमें क्या पता? हमें पता है नेट करके कौन सा डिफरेंस आया है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे रेट मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये हुई ना बात। ये नहीं, अब ये तरीका फाइनली बस ये हो गया, पहले डिफरेंसेस नेट करें और एक दफा रेट मल्टीप्लाई करके अगर टैक्सेबल डिफरेंसेस हैं तो लायबिलिटी बना लें, और अगर डिडक्टेबल डिफरेंसेस हैं तो एसेट बना लें। डन सर। लेकिन हमें इसी फिगर की तलाश थी या फॉर द ईयर चाहिए था? और ये द ईयर कैसे निकालेंगे? हिम्मत मारे, हिम्मत मारे, ब्रॉड डाउन ढूंढे। ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन से ही बहस हुई थोड़ी देर पहले भी। बट इस 12,000 ब्रॉड डाउन क्या? डेफर्ड लायबिलिटी। brought down deferred tax liability is 12,000. What is the carried down deferred tax liability? 10,800। बहुत गौर से देख के बैलेंस करना है। लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है कम हो रही है? इस तरफ डिफरेंस आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है? डबल एंट्री बोलने की कोशिश करें लिख के। deferred tax liability debit, deferred tax expense credit by how much?
एक एंट्री लिखना इसमें। इस साल कितने से एंट्री करेंगे? डिफरेंस से, डिफरेंस से। तो लाइबिलिटी बढ़ी है कम हुई? नेट करके फाइनली डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है बाय ₹1200। एक्सट्रैक्ट्स में जाए, वर्किंग नोटेड है सर, वर्किंग नोटेड है सर। एक्सट्रैक्ट्स में जाए, डेफर्ड टैक्स के सामने 10,800 लिख दें, 10,800 लिख दें। क्या लिखें? बैलेंस ऑफ पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव लिखें? एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट मींस इसने नेट ऑफ होना है। नेट करके आंसर बताएं। 146, 100। किसी नई कंक्लूजन की तरफ ना चल जाए, पहले वो होता था अब नहीं हो रहा, सब हो रहा है होगा, मत टेंशन लीजिएगा। वो होता था, होने लगा है, ये हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताइए। $361 प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये याद है फिर जितना टाइम आप अलहमदुलिल्लाह में चाहिए फर्दर वो अभी है। सर जी उनका कैरिंग अमाउंट्स का आपस में डिफरेंस 35 है और टैक्स बेसिस का आपस में डिफरेंस 30 है, तो ये तो डेप्रिसिएशन है। और अभी जो हमने वर्किंग की ये क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट और क्लोजिंग टैक्स बेस की डिफरेंस की बात हुई है, ना कर वो डेप्रिसिएशन है, ये बैलेंस शीट आइटम्स है, नहीं करेंगे। डिफरेंस ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, तो ये एज ऑन डिफरेंसेस है। फॉर द पीरियड के डिफरेंसेस करंट टैक्स में जाने ये होगी। वो 35 वो भी है, ये भी है, तो ये वही होगा। जहां 35 आ गया बस वही होगा। लेकिन वो 35 किस किस का डिफरेंस है? कैरिंग अमाउंट और टैक्स 35,000 वो कैरिंग अमाउंट्स का डिफरेंस है, 30,000 टैक्स बेसिस का डिफरेंस है। ये 35,000 क्या है? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का क्लोजिंग डिफरेंस है। आप किस 35 की बात कर रहे हैं? तो क्या हमारा डिफरेंस टेम्परेरी तौर पे रिजॉल्व हो गया है या ये परमानेंट होता जा रहा है? ये प्लांट की कैरिंग अमाउंट फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी, देयरफॉर टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। अकाउंटिंग में 120 डेप्रिसिएशन होगी फ्यूचर में, टैक्स में 85 होगी। जी नोटेड है सर यहाँ पर। अब सर ये आपके जहन में बहुत से सवाल उठ चुके हैं और अच्छी बात उठे रहने देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ए फाइनल है। एक मिनट पढ़िएगा रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स वो हमने बना लिए, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में अब आपसे कुछ एक्स्ट्रा बातें डिस्कस करूंगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। फर्दर डिस्कशन इसलिए है क्योंकि वो आगे जाके चीजें आ जाएंगी, तो हम इसी क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट समझने लगे, अपनी वर्किंग्स में आ जाए। आपके पास मेरा ख्याल है कि एक सफा बचा हुआ है, तो अच्छी बात है वो बचा रहने दें, वहां कुछ और करना है। इधर आ जाए। जब सर जी टैक्स ट्रीटमेंट सेम है तो डिविडेंड डेबिट पेबल क्रेडिट होगा। सर ये टैक्स ये ट्रीटमेंट सेम होने का मीनिंग क्या होता है कि जो हमने एंट्री करनी है वही उन्होंने करनी है, जो हमने एंट्री करनी है वही उन्होंने करनी है, तभी ट्रीटमेंट सेम है। तो हमारी एंट्री डिविडेंड डेबिट पेबल क्रेडिट, तो टैक्स ट्रीटमेंट कैसे सेम हो सकता है? वो भी यही एंट्री करेंगे। हेडिंग देखिएगा डेफर्ड टैक्स बाय यूजिंग इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। करंट टैक्स को कैलकुलेट करने की कितनी अप्रोचेज हैं? करंट टैक्स को कैलकुलेट करने की एक ही अप्रोच है, वो हो चुकी है।
लेकिन डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने की दो अप्रोचेज हैं, जिनमें से बैलेंस शीट अप्रोच से ही करना था वो कर लिया है। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा डिस्कशन है इसमें। आप जरा एक सेकंड अगर अपने रजिस्टर में एक पेज पीछे जाके दोबारा जरा रिवाइज कर सकें कि आप कंपेयर किसको करते हैं। ये बड़ा वो जमाना था जिस जमाने में जब आपने ये सेंटेंसेस लिखे थे मेरे साथ, जिसमें परमानेंट डिफरेंसेस का हमें पता नहीं था। तो अब क्योंकि हमें परमानेंट डिफरेंसेस का पता चल गया हुआ है और हमें ये भी पता है कि परमानेंट डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स होता नहीं है, इसलिए आज हम अपने सामने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के एंगल से फाइनल सेंटेंसेस बना लें कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। अगर हमने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से वर्किंग करनी हो तो फिर किसको किस से कैसे कंपेयर किया जाए। तो एक सेंटेंस मैं बनाऊंगा, दूसरा सेंटेंस इंशाल्लाह आप इसी को देख के खुद बना सकते हैं। तो पहला जरा मेरे साथ लिखना शुरू करें। इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स लेकिन कौन से अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, नहीं अकाउंटिंग प्रॉफिट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है, लेकिन ब्रैकेट खोलें जरा, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स तो आपने उठाने हैं और टैक्सेबल से कंपेयर करने हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के अंदर अगर परमानेंट डिफरेंसेस मौजूद हैं तो पहले उनको एडजस्ट करना, क्योंकि परमानेंट डिफरेंसेस को आप एडजस्ट अगर नहीं करेंगे तो डिफरेंस आएगा उसमें टेम्पररी भी आ जाएंगे और परमानेंट भी आ जाएंगे। हिम्मत मारनी पड़नी थोड़ी देर। परमानेंट डिफरेंसेस की एग्जांपल्स है, एग्जम्प्ट इनकम्स, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। क्या एग्जम्प्ट इनकम्स को हमने इनकम बनाया होगा? इट मींस एग्जम्प्ट इनकम हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में आ रही होगी। क्या इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को हमने एक्सपेंस बनाया होगा तो वो भी इनएडमिसिबल एक्सपेंस लेस होकर हमारे प्रॉफिट में आ रहा होगा। तो अगर एज इट इज उस प्रॉफिट को कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो फिर जो डिफरेंस आएगा वो परमानेंट और टेम्पररी का मिक्स आएगा। तो इसलिए इस कंपैरिजन से पहले क्या करना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को एडजस्ट करना है किन डिफरेंसेस के साथ, परमानेंट डिफरेंसेस के साथ। ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर कंपेयर किससे करना है। लेकिन अब कंपेयर करने से पता क्या चलना है, मैं एक फाइनल सेंटेंस लिखना चाह रहा हूं। अगर इस कंपैरिजन से इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट ब्रैकेट छोड़ दें आर मोर देन टैक्सेबल प्रॉफिट्स, इसको फिर टैक्सेबल प्रॉफिट से कंपेयर करना, मोर निकल आए, इट विल रिजल्ट इनटू deferred tax it will result into deferred tax। अब बताएं आपके पास लायबिलिटी एसेट की फिगर आएगी या फॉर द ईयर की फिगर आएगी। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फॉर द ईयर निकलेगा या क्लोजिंग निकलेगा सर जी, ये ना कर दीजिएगा सर। बैलेंस शीट अप्रोच से अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस को कंपेयर किया जाए तो क्या निकलता है, या क्लोजिंग एसेट या क्लोजिंग लायबिलिटी, बैलेंस शीट की फिगर से निकलती है। और अगर आप प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे तो फिर क्या निकलेगा, फॉर द ईयर निकलेगा। लेकिन फॉर द ईयर में एक्सपेंस डेबिट भी निकल सकता है और एक्सपेंस क्रेडिट भी निकल सकता है। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स मोर होंगे तो देन इट रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट फिगर। किस चीज की डेबिट फिगर, एक्सपेंस की डेबिट फिगर। मैंने एक्सपेंस लिखा है, लायबिलिटी नहीं लिखा कि ये फॉर द ईयर का एक्सपेंस निकलेगा, लेकिन ये डेबिट फिगर निकलेगी। दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले एक मिनट हमारे पास है, एक ही चाहिए। सिनेरियो वन ढूंढे, सिनेरियो वन भागते जाए, जिसमें वो प्लांट की 4 साल की करंट टैक्स की वर्किंग है, रजिस्टर में ढूंढे। फर्स्ट और सेकंड ईयर देखें, परमानेंट डिफरेंस नहीं थे उस जमाने में। परमानेंट डिफरेंस मैं इस सवाल में समझाऊंगा।
परमानेंट डिफरेंसेस का जमाना नहीं था। पहला साल दूसरा साल, क्या दोनों सालों में काउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा थे? और सर दोनों सालों में काउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा थे, क्या फॉर द ईयर फिगर डेबिट निकली थी या क्रेडिट निकली थी? इनकम स्टेटमेंट एक्सेट्स देखे नीचे, क्या 4500 और 1500 रिस्पेक्टिवली को आपने ब्रैकेट लगाई थी? एंट्री बोलेंगे जरा, ब्रैकेट लगाई थी, क्या एंट्री की होगी आपने? एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी वाला जमाना था ये भी फिलहाल। तो क्या अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स टैक्सेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो तो रेट मल्टीप्लाई करके फाइनली डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की डेबिट फिगर आती है। लेकिन उठते उठते जरा थर्ड एंड फोर्थ ईयर देखें, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में क्या सिचुएशन उलट हो गई है? क्या उलट हुई है? इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर लेस देन टैक्सेबल प्रॉफिट्स देन इट विल रिजल्ट इनटू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट फिगर। तो दूसरा सेंटेंस इंशाल्लाह कल लिखेंगे। मेरा ख्याल है कि इस डिस्कशन के बाद शायद शाकिर पे ज्यादा बेहतर अब एफर्ट हो सकती है, और उसमें परेशान ना होइएगा, जो होनी है बातें जो हो गई अगर हेल्पफुल है तो जितना हो सके कोशिश करके देखिए। तो इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे ये भी वाइंड अप हो जाए, अभी एक बात खत्म नहीं हुई मेरी, और शाकिर और मार्क्स कैंडी फाइनल करने हैं, कल तक जरूर सॉल्व हो। अल्लाह हाफिज़।